Hello students, welcome to Sukshma's. I am Tamanna Mehta, Sukshma's self-learning coach. तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे? रिप्रोडक्शन को हम एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है एज दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक उसको स्टडी करेंगे. तो बेसिकली रिप्रोडक्शन होती क्या है? It is we can say it is a kind of power, or it is a kind of procedure in which same kind of new individual is produced. Okay, तो अगर मैं इसकी definition की बात करूं, in which same kind of new individual is produced. So basically बच्चों रिप्रोडक्शन होती क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसीजर जहां पर सेम काइंड ऑफ न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड. अगर मैं वैसे बात करूं सेम काइंड से, यहाँ पे हमारा मतलब क्या है? सेम काइंड से ये मतलब है कि अगर काउ में रिप्रोडक्शन होगी तो जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा वो भी क्या होगा? काउ ही होगी. अगर ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन होगी तो जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा, जो न्यू इंडिविजुअल आएगा आफ्टर विच इज द रिजल्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी द ह्यूमन ओनली. ओके, सो इन दिस वे सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन. तो अगर वैसे हम रिप्रोडक्शन को देखें तो रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग. एक लिविंग बीइंग का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या होता है वो? रिप्रोडक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है. अगर हम वैसे इसकी जरूरत देखें, इट इज बेसिकली फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ. हमारी जो लाइफ है उसमें कॉन्टिन्यूटी कैसे मेंटेन रहती है? विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली. ओके, सो इट इज नॉट ओनली द कैरेक्टरिस्टिक, वी कैन ऑल्सो से इट इज अ फंडामेंटल, इट इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक. फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसमें रिप्रोडक्शन होता है. मतलब रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म. क्या होता है रिप्रोडक्शन? जिसमें सेम काइंड ऑफ न्यू इंडिविजुअल इज ओनली प्रोड्यूस्ड. ओके, और यहाँ पे हम जैसे बोल रहे हैं कि सेम काइंड ऑफ न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड, इट मींस व्हाट इट मींस कि जो ऑफस्प्रिंग होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होगा, ऑफस्प्रिंग क्या होगा? जो न्यू इंडिविजुअल होगा. ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होगा इट इज गोइंग टू रिजेंबल, ऑफस्प्रिंग रिजेंबल्स द पेरेंट. offspring over here is going to resemble the parent. पेरेंट जैसा ही ऑफस्प्रिंग होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ रिप्रोडक्शन. ओके, तो बेसिकली बच्चों रिप्रोडक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है. जो रिप्रोडक्शन होती है वो दो टाइप की होती है. ठीक है, तो दो टाइप की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दूसरी कौन सी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने बोला है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है रिप्रोड्यूस करना. ठीक है, इन केस अगर अगर तो हमारा जो लिविंग बीइंग है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, देन इट इज नोन टू बी एज फर्टाइल. मतलब वो रिप्रोडक्शन शो कर रहा है. इन केस अगर वो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहा है, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज incapable of doing reproduction, is not reproducing, that organism is known to be as sterile. और स्टेराइल को हम लोग क्या एक और चीज बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? इनफर्टाइल, which is opposite of fertile. जहां पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, that organism is known to be as sterile or infertile, whereas जहां पर रिप्रोडक्शन हो रही है, that organism is going to be the fertile organism. तो बच्चों अभी इसमें से, इतने पोर्शन में से जितना भी हमने स्टडी किया है, इसमें से देखो मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं. कैसे बनते नजर आ रहे हैं बच्चों? सबसे पहले हम क्वेश्चंस ही अपने बनाकर देखते हैं. देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो जो हमने अभी लास्ट में ही स्टडी किया, वहीं से दो तीन क्वेश्चंस बन रहे हैं. कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म which
don't have the ability, which don't have the ability to reproduce. The organism which don't have the ability to reproduce, अब आगे हम ऑप्शंस में क्या लिख देंगे, fertile, second option is going to be sterile, third option is going to be both, and fourth option is going to be none. So among this कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास एबिलिटी ही नहीं होती है किसकी, रिप्रोड्यूस करने की, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती है. सो इन दिस केस द ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, कि वो ऑर्गेनिज्म को हम स्ट्राइल बोलते हैं. अब देखो बच्चों, हम एक सिंगल वर्ड चेंज करेंगे और हमारे पास एक और नया क्वेश्चन बनता नजर आ रहा है. कैसे बन रहा है, अगर मैं यहाँ से डोंट हटा दूं और क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे पास कि लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. नाउ ऑप्शंस भी सिमिलर रहेंगे, क्वेश्चन में से भी जस्ट हमने एक सिंगल वर्ड रिप्लेस किया है, रिप्लेस भी नहीं, हमने इसको डिलीट ही किया है. ऑप्शंस आर गोइंग टू बी सिमिलर बट द आंसर इज नाउ गोइंग टू बी डिफरेंट. नाउ द ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन टू बी एज फर्टाइल ऑर्गेनिज्म. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट ओवर हियर. मोर ओवर इस क्वेश्चन हमारे पास यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डोंट, अभी डोंट हम लगाकर चलते हैं, हम देखते हैं एक और क्वेश्चन बनता नजर आ रहा है. लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डोंट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. अब ऑप्शन जरा चेंज कर देते हैं. ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी फर्टाइल ओनली, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी इनफर्टाइल, option C is going to be both, and option D is going to be none. तो बच्चों अब यहाँ पर मतलब हमें पता है कि sterile is also known to be as infertile, so option B is going to be the correct answer in this case. So by changing just one or two options, the answer is going to be different. So in this way you can create multiple number of questions. Moreover, अभी हमने देख लिया कि यहाँ sterile होता है. अभी यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता नजर आ रहा है बच्चों कि एग्जाम्पल ऑफ infertile organism is, example of infertile organism is, पहला ऑप्शन मैंने क्या लिख दिया, पहला ऑप्शन लिख दिया म्यूल, दूसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया काउ, थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू बी रैट, नाउ फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू बी नन. सो इन दिस केस बच्चों कि इनफर्टाइल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एक एग्जांपल बताओ. हम बोल रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, उसकी एग्जांपल बताओ. तो वी नो म्यूल इज गोइंग टू बी द आंसर ओवर हियर, म्यूल इज गोइंग टू बी द आंसर. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर मैं यहाँ पर इनफर्टाइल की जगह मैं स्टेराइल लिख दूं, देखो हम एक वर्ड रिप्लेस करेंगे, इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म की जगह अगर मैं स्टेराइल ऑर्गेनिज्म लिख दूं तो हमारे पास एक नया टाइप का क्वेश्चन बन गया कि एग्जांपल ऑफ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म इज, but the options are going to be similar now and the answer is also going to be similar, that is mule. Mule is going to be the answer over here. Okay, तो अगर हमें अब एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं जरा यहाँ पर, कैसे बनाएंगे हम कि which process is important for continuity of life. कौन सा प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ, कि जो अपनी लाइफ में कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखता है. ए मैंने लिख दिया न्यूट्रिशन, वी नो दिस थिंग कि न्यूट्रिशन नहीं है इसका सही आंसर. दूसरा मैंने लिख दिया रिप्रोडक्शन, तीसरा मैंने लिख दिया ग्रोथ, डी मैंने लिख दिया नन. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट, बिकॉज मैंने आपको भी बताया है कि रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द कॉन्टिन्यूटी इन लाइफ. लाइफ में कॉन्टिन्यूटी कहाँ से मेंटेन होती है, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली. ओके, सो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू. मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें एक और चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है. हमने क्या बात करी है कि दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एक सेक्सुअल होती है और एक एसेक्सुअल होती है. मगर अगर मैं बात करूं इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन. ओके, सो ये मैंने आपको चीज बता दी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन. ओके, दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन. हम अब क्वेश्चन कैसा बनाएंगे यहाँ पे कि इन यहाँ पे मैं बना ही देती हूँ कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
in unicellular organism which is equivalent to reproduction. Which option is equivalent to reproduction और what is equivalent to reproduction. ठीक है, अब ऑप्शंस में हमने क्या लिख दिया, डेथ, origin, सी ऑप्शन मैंने लिख दिया ग्रोथ, डी ऑप्शन मैंने लिख दिया नन. सो इन दिस केस मैंने भी आपको बताया कि ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन. तो इसी वजह से आप एक और क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हो बच्चों. आपको नजर आ रहा होगा कैसे बनाएंगे. अगर मैं लिख दूं कि कौन सी ऐसी चीज है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ के इक्विवेलेंट है, तो ऑप्शंस हम चेंज कर देंगे. ऑप्शंस कुछ भी रख देंगे, जैसे कि हम रख देंगे न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, assimilation, कुछ भी ऐसे ऑप्शंस रख देंगे. among that reproduction is going to be the answer. So in this way, अगर हमें पता है बेसिक कॉन्सेप्ट कि growth is equivalent to reproduction in the case of unicellular organism, so you can create multiple number of questions over here. So जैसे कि आज हमने पढ़ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो एक हम डायग्राम करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अभी हमने करना है, तो इसमें हम एक डायग्राम स्टडी करते हैं. कैसे करेंगे हम डायग्राम स्टडी? सबसे पहले हमें पता है, हम एक नॉर्मल प्रोसीजर देखते हैं. जो मेल स्पर्म होता है वो फ्यूज होता है किसके साथ? फीमेल एग के साथ. रिप्रोडक्शन का अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम वो देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है. वेट अ सेकेंड. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो जो मेल स्पर्म होता है वो फ्यूज होता है फीमेल एग के साथ. ठीक है, सबसे पहली बात, मेल स्पर्म होता है वो हेप्लॉइड होता है. मेल स्पर्म की जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है? हेप्लॉइड होती है. इट मींस, व्हाट इट मींस, इट हैज 23 क्रोमोसोम. मतलब 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? मेल स्पर्म में. ठीक है, और इट इज हेप्लॉइड इन नेचर. सिमिलर इन द केस ऑफ फीमेल एग. फीमेल एग मतलब फीमेल गैमीट है जो कि एग है. मेल गैमीट है जो कि स्पर्म है. तो फीमेल गैमीट जो एग है, दैट इज आल्सो haploid in nature, that is also haploid in nature, and that also contains 23 chromosomes. Okay, जब इनकी फ्यूजन होती है, that process is known to be as fertilization. जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट बनता है मेल स्पर्म और फीमेल एग से. जाइगोट बनता है विच इज 2n, दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर. डिप्लॉयड, इसकी प्लॉइडी क्या होती है? जाइगोट की डिप्लॉयड होती है. कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, या फिर एग या स्पर्म से. ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब जाइगोट से आगे क्या बनता है? जाइगोट से आगे बनती है एम्ब्रियो. जाइगोट से आगे बनती है एम्ब्रियो. कैसे बनती है? विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन. विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन हमारे पास जाइगोट से बन जाती है एम्ब्रियो, विच इज अगेन द मास ऑफ सेल्स. मास ऑफ सेल्स होती है बेसिकली एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो गिव राइज टू बेबी. आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू. और ये बहुत बेसिक है बच्चों, ये हम लोग 8-9 से पढ़ते होते हैं कि मेल गैमीट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट दैट इज एग, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है. जाइगोट्स की सेल डिवीजन होती है जाइगोट में, तो एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो से हमारे पास बेबी आ जाता है. तो जो मेल स्पर्म होता है दैट इज आल्सो हेप्लॉइड इन नेचर, दैट मींस इट हैज 23 chromosomes, whereas female gamete which is again egg, that is also haploid in nature, that also contains 23 chromosomes. So after the process of fertilization, zygote formation होती है. zygote is what? Zygote is diploid in nature. जब जाइगोट में सेल डिवीजन होती है तो एम्ब्रियो बनता है विच इज मास ऑफ सेल, और एम्ब्रियो से आगे हमारे पास बेबी बनता है. तो बच्चों ये है नॉर्मल जो प्रोसीजर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. ठीक है, यहां से बच्चों वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं. कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे देखते हैं अभी हम आगे. सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे होंगे बच्चों. उस एक ये सिंपल, ये इतनी सी डायग्राम से हमें मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं. अब हमने वो क्वेश्चंस बना के देखने हैं बच्चों. कैसे बनाएंगे अब हम लोग? सबसे पहली बात, which among the following is the male gamete? Which among the following is the male gamete? This is gamete. Okay, which among the following is the male gamete? अब मैं options क्या लिखूंगी? मैंने options लिख दिया sperm, B option is going to be egg, C option is going to be zygote, D option is going to be none. Okay,
तो अब हमें बताना है कि मेल गैमीट कौन सा होता है. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट ओवर हियर, दैट इज स्पर्म. स्पर्म इज गोइंग टू बी द मेल गैमीट. अब यहां से ही बच्चों देखो, मैं एक वर्ड रिप्लेस करूंगी और हमारे पास एक नया क्वेश्चन बन जाएगा. देखो कैसे, अगर मैं मेल की जगह फीमेल गैमीट लिख दूं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फीमेल गैमीट. यहाँ पर इन ऑप्शंस में द ऑप्शंस आर गोइंग टू बी सिमिलर नाउ, बट आंसर चेंज हो जाएगा. कौन सा होता है फीमेल गैमीट? नाउ ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द आंसर. देखा, अभी हमने नया क्वेश्चन बना लिया. अब बच्चों यहां से भी अभी और भी क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे होंगे आपको. कैसे आप बनाओगे? व्हाट इज द ploidy, what is the ploidy of male gamete? What is the ploidy of male gamete? अब ploidy में आगे क्या लिखूंगी मैं? सबसे पहला ऑप्शन मैंने लिख दिया haploid, बी ऑप्शन मैंने लिख दिया डिप्लॉइड, सी ऑप्शन मैंने लिख दिया ट्रिप्लॉइड, एंड डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी नन. So we know this thing कि जो मेल गैमीट होता है वो क्या होता है? हैप्लॉइड इन नेचर. सो आंसर ए इज गोइंग टू बी द आंसर. नाउ आल्सो अब मैं एक सिंगल वर्ड रिप्लेस करूंगी और देखना हमें नया क्वेश्चन मिल जाएगा. कैसे कि क्या फीमेल गैमीट की पोलैरिटी क्या होती है? आंसर इज गोइंग टू बी सिमिलर, ऑप्शंस आर गोइंग टू बी सिमिलर, बट न्यू क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. हमने एक सिंपल सा वर्ड रिप्लेस किया, हमारे पास नया क्वेश्चन बन गया बच्चों. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और वे हो सकता है. व्हाट number of chromosomes, what number of chromosomes are present in case of male gametes? कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ मेल गैमीट्स? ऑप्शंस आर गोइंग टू बी 23, बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी 46, सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी 24, डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी नन. सो 23 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, दैट इज इट हैज 23 क्रोमोसोम्स इन इट. ओके, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. अभी यहाँ पे भी अगर मेल की जगह मैं फीमेल गैमीट कर दूंगी तो हमारे पास नया क्वेश्चन बन जाएगा कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ फीमेल गैमीट. सो द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम. नाउ ऑप्शंस आर गोइंग टू बी सिमिलर. ऑप्शन ए, दैट इज 23 क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू बी ओके इन दिस. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों कैसे, अब एक और नया क्वेश्चन बनेगा. विच अमंग द फॉलोइंग, which among the following is diploid, which among the following is diploid in nature? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा डिप्लॉयड है इन नेचर? ऑप्शंस में मैंने क्या लिख लिया? एग लिख लिया, बी ऑप्शन मैंने लिख दिया स्पर्म लिख दिया, सी ऑप्शन मैंने लिख दिया जाइगोट, एंड डी ऑप्शन इज नन. तो अब हमें क्या लिखना है, देखना है कि डिप्लॉयड कौन सा है. तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द आंसर, जाइगोट. इसी को हमें पता है कि जाइगोट इज डिप्लॉयड इन नेचर. इसी को हम एक नए वे में पूछेंगे बच्चों, इसी को एक नए वे में एक नया क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों. देखना कैसे बना रहे हैं. व्हाट इज द ploidy of, what is the ploidy of zygote? What is the ploidy of zygote? तो अब ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे. ऑप्शंस क्या होंगे? हैप्लॉइड, बी इज डिप्लॉइड, सी इज ट्रिप्लॉइड, डी इज none. So answer B is going to be the answer over here. Option B is going to be correct over here. तो देखो बच्चों, सेम चीज है कि डिप्लॉयड जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है नेचर में. उसी सेम कॉन्सेप्ट को देखो हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में बनाकर देख लिया. देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर राइजिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. सो यू कैन आल्सो क्रिएट मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, एक दो और क्वेश्चंस बना के देखते हैं बच्चों कैसे बनेंगे. फर्टिलाइजेशन, हमने क्या लिखा था कि फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, fertilization of male and female gamete give rise to options में हम क्या लिख देंगे? ऑप्शंस में लिखेंगे sperm, B option is zygote, C option is embryo, D option is baby. So we know this thing कि fertilization जब होती है मेल और फीमेल गैमीट की तो हमारे पास zygote बनता है which is again diploid in ploidy. ओके, अब एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि when
cell division occurs in zygote, it gives rise to option A, it is going to be embryo, option B, baby, C, sperm, D, egg. सो इन दिस केस बच्चों, जब सेल डिवीजन होगी किसमें, जाइगोट में, तो क्या बनेगा हमारे पास, एम्ब्रियो. ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके तो यहां से आप देख सकते हो बच्चों, बाय चेंजिंग जस्ट सिंपल वर्ड्स, बाय चेंजिंग जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट्स, यू कैन क्रिएट मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, जैसे हमने यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो उसमें से आपने देखा कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर राइजिंग फ्रॉम दीज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स. बस बेसिक अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे बच्चों. ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो बच्चों कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है. तो आपका काम क्या है बच्चों, कि आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. ठीक है, और आपकी इस प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुषमा has brought you a self learning game which is beyond knowing. इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज बहुत इजीली कर सकते हो. इस गेम की सबसे खास बात ये है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है बच्चों, जहां पे आपको सिर्फ एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन, एक आंसर, कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती हैं, जो कि आपकी एवरीडे लर्निंग है उसको बहुत इजीली पूरा करवा देती है. ये गेम आपको खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज भी करवा देगी, और यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए डेली, वीकली, मंथली बेस्ट लर्नर्स एंड मोस्ट डिसिप्लिन लर्नर्स जैसे कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. टू नो मोर अबाउट दिस गेम विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो फिर चलिए अब हम आज के एमसीक्यू बनाते हैं फ्रॉम द टॉपिक वी हैव स्टडीड टुडे, so that you can create or modify your question to post in today's beyond knowing activity, that is post MCQ activity. तो चलो बच्चों हम एक MCQ पोस्ट करके देखते हैं. तो सबसे पहले आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर जाना है, विच आफ्टर गोइंग टू आवर ऑफिशियल साइट ऑफ सुषमास, आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है. अपनी प्रोफाइल पर क्लिक जब आप करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस विजिबल होंगे, विच इज वॉल, क्वेश्चन, ई नोट्स, MCQ. हम जब MCQ पे क्लिक करेंगे तो इस एंड पे आपको पोस्ट MCQ का ऑप्शन विजिबल होगा. जैसे ही आप पोस्ट MCQ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वॉल विजिबल होगी, जिसमें आपने जो आपका सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन है, आपको वो यहाँ पर अपना सेल्फ मेड MCQ पोस्ट करना है. अपना क्वेश्चन आपने यहाँ पर डाल दिया. देन कम्स अ टैग. टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन, बिकॉज टैग्स आपके क्वेश्चन को बाकी क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली एक डिफरेंट पहचान देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं आपके क्वेश्चन को. तो जो भी स्पेसिफिक टैग्स हैं आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं. जैसे कि क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जूलॉजी का क्वेश्चन है. सो ये सारे आप टैग्स अपने क्वेश्चंस को दे सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस को एक स्पेसिफिक पहचान मिल जाए, बाकी क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली वो अलग दिखे. देन कम्स ऑप्शंस. जो भी आपका सेल्फ मेड MCQ है, उसके जो भी आपने ऑप्शंस बनाए हैं वो आपको उनकी स्पेस में पुट करने हैं. देन कम्स द ऑप्शन ऑफ करेक्ट आंसर. तो जैसे कि आज का हमारा जो सेल्फ मेड MCQ हमने यहाँ पे पोस्ट करना है, उसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दैट पर्टिकुलर MCQ. तो हमने यहाँ पे ऑप्शन 1 क्लिक कर दिया. तो वैसे आपका जो सा भी करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको उसको क्लिक करना है. देन कम्स द सबमिट MCQ. तो आपको सबमिट MCQ पे ऐसे क्लिक करना है, तो ताकि आपका क्वेश्चन जो आपका MCQ है वो पोस्ट हो जाए. आपका फिर जो MCQ है आपको इस वे में विजिबल होगा. आप ऐसे क्लिक करके अपना क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे कि दिस इज योर MCQ व्हिच यू हैव पोस्टेड, दीज आर द ऑप्शन एंड अमंग दीज ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो इन दिस वे यू कैन आल्सो चेक योर क्वेश्चन. तो अब इसको MCQ को पोस्ट करने से हमें मिलेगा क्या? जब हम बियॉन्ड नोइंग में जाके अपने पॉइंट्स टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स विजिबल होंगे. जैसे कि हमने एक MCQ पोस्ट किया है, तो उसका हमारे पास 10 पॉइंट्स मिले हैं. 1 MCQ पोस्ट इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स. इन अ सिमिलर मैनर हमें कमेंट करने के, हमें क्विज प्ले करने के स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलते हैं. जैसे कि क्विज प्ले करने के हमें 27 पॉइंट्स मिलते हैं, हमें कमेंट करने के हमें 10 पॉइंट्स मिलते हैं, MCQ पोस्ट करने के हमें 10 पॉइंट्स मिलते हैं, क्लैप करने के हमें पॉइंट्स मिलते हैं. तो इन अ सिमिलर मैनर यू कैन ऑल्सो इंक्रीज योर पॉइंट्स. तो अब इन पॉइंट्स का बेनिफिट क्या है बच्चों? जो हमारा रिजल्ट क्राइटेरिया रहता है वो ऑल्टरनेट बेसिस पे रहता है. It can be on the basis of cutoff and random, and it can be on the basis of points. जैसे कि आज का जो रिजल्ट क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स, एंड वेयर एज इस वीक का भी जो रिजल्ट क्राइटेरिया है इट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स ओनली. So in this way, this gives chance to the newcomer to win in this particular game. You can also increase your points by doing all these various activities, and you can also win in this particular game.
Okay, guys, so we'll end up our today's session over here. To get my question and notes, follow me on Sukshma. This will also allow me to see your version of questions there. Get my profile link in description. और हाँ, अगर आप अपनी daily learning को gamified way में करना चाहते हो, then participate in Beyond Knowing and subscribe using my referral code, that is TAMA 26034 to play games under my group and to get maximum discount. Thank you so much.